नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अभिषेक मिश्रा से। अभिषेक मिश्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर में हुआ। अभिषेक ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पिता पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, लेकिन अभिषेक के दिल में एक्टर बनने का सपना था, तो मॉडलिंग से अभिषेक ने अपने सफर की शुरुआत की। फिर इसके बाद मुंबई का रुख किया और वहां टीवी सीरियल 2.5 किलो प्रेम में अभिनय किया। तो अभी प्रसारित हो रहे डीडी के सीरियल कॉर्पोरेट सरपंच में मुख्य भूमिका निभाई है। इसके अलावा फिल्म डोन्नो Y3 में अभिषेक ने अहम भूमिका निभाई है। तो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है ये फिल्म। तो एक बायोपिक फिल्म में अदाकारी करते हुए भी नजर आएंगे अभिषेक मिश्रा। इसके अलावा अभिषेक रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं, तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज के हमारे मेहमान हैं अभिषेक मिश्रा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, आईटी कंपनी में इनका सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन इनके दिल में एक्टर बनने की एक इच्छा थी। इसी के चलते इन्होंने अपने सफर की शुरुआत मॉडलिंग से किया और उसके बाद मुंबई का रुख किया और फिर वहां पर टीवी सीरियल में अभिनय किया। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता अभिषेक मिश्रा। अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार। अभिषेक जी, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, आप इंजीनियर हैं, आईटी कंपनी में भी आपका सिलेक्शन हो गया था। इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर इस फील्ड में आना, ये फील्ड बहुत ही अनसर्टेन है। कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता, और अगर मिल भी गया तो आगे क्या होगा पता नहीं रहता। लेकिन नौकरी में, खासकर आईटी सेक्टर की बात करें कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं या जिस पोस्ट में आप काम कर रहे हैं, इतना तो तय है कि 2 या 3 साल के बाद आप उससे अच्छी सैलरी में होंगे, आप उससे अच्छे बड़े पोस्ट में होंगे। लेकिन एक्टिंग करियर में हमने अक्सर ऐसा देखा है कि शुरुआत कभी कभी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन कुछ सालों बाद एक्टर के पास काम भी नहीं रहता। तो इतनी डेयरिंग प्रोफेशन में आना, इतना अच्छा प्रोफेशन छोड़कर कैसे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अपने दर्शकों को नमस्कार करूंगा जो लोग मुझे देख रहे हैं, और आपको भी धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और रही बात इस फील्ड की, तो कोई भी फील्ड की ये हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कि ये फील्ड स्टेबल है। कोविड था, अच्छे अच्छे पैकेज के लोगों के जॉब चले गए, लोग घर पे बैठ गए, तो ये नहीं कह सकते कि ये जॉब परमानेंट है। गवर्नमेंट में भी जॉब चले जाते हैं लोगों के, ठीक है। तो इसका नहीं, बाकी रही बात काम करने की, इस इंडस्ट्री में आने का, तो मेरे हिसाब से हमें वो करना चाहिए जो हमारा दिल बोलता है। जिस काम को करने में हमें थकान फील ना हो, जिसका हमें ये ना हो कि 5 बजे और मैं ऑफिस की चेयर छोड़ के घर भागूं। हाँ। शूट होता है हमारा 12 घंटे का मिनिमम शिफ्ट होता है, तो मिनिमम 14 से 15 घंटे के पहले हम लोगों का बैकअप नहीं होता। लेकिन हम लोग को फिर भी, हम लोग जब घर पहुंचते हैं उसके बाद हम लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, एनर्जी डाउन नहीं लगती है कि हम थके हुए हैं। इन सेकंड डे के लिए भी हम प्रिपेयर होते हैं। लेकिन मैंने ऑफिस में ये देखा है, खासकर जब यदि आपका दिल नहीं कर रहा है। हाँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इंजीनियरिंग के, जिनका कुछ और करने का मन था, चाहे फैमिली प्रेशर रहा हो या सिचुएशंस ऐसी रही हो, तो उन्हें जॉब ज्वाइन करना पड़ गया। तो वो आज भी कहते हैं कि सिर्फ जिंदगी जी रहे हैं, गाड़ी चल रही है, लेकिन घर में आके रात में अभी भी नींद नहीं आती। तो इसलिए सर्टेनिटी तो किसी जॉब में नहीं है। बाकी रही आप में यदि टैलेंट है और मेहनती हो, ये इंडस्ट्री मेहनत मांगती है, इसके साथ आप में यदि प्रतिभा है जी, तो डेफिनेटली आपको काम मिलेगा। बिल्कुल। मुझे भी यहाँ तक पहुंचने में स्ट्रगल काफी करना पड़ा, बहुत कुछ मुझे फेस करना पड़ा। लेकिन कहते ना कि यदि कुछ कर गुजरने की हिम्मत है और जज्बा है आप में, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है जी। तो वो उम्र क्या थी, कब से आप एक्टर बनना चाहते थे और क्यों बनना चाहते थे एक्टर? क्या किसी को आपने देखा था, किसी से आप इंस्पायर्ड हुए थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। एक्चुअली मुझे आज भी याद है, मैंने जो फर्स्ट अपना प्ले किया था वो क्लास 5th में था मैं। अच्छा, स्कूल में? तो हाँ, स्कूल में मैंने स्टार्ट किया था। मैं क्लास 5th में था, तो मेरी एज लगभग 12 से 13 साल की रही होगी। बहुत छोटा बच्चा होता, उसे नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। उस टाइम पे तो टीवी का भी, आज के समय इंटरनेट और सोशल मीडिया और मोबाइल हो चुके हैं, हम लोगों के पास होता था दूरदर्शन सिर्फ देखने के लिए। सिर्फ एक ही चैनल आता था, उसी के जो सीरियल्स हैं हम लोग वो देखते थे, और उसमें भी कुछ नॉलेज नहीं होती थी। तो कभी ये नहीं था कि मुझे एक्टिंग किसी को देख के आया, बस करना था। मुझे फर्स्ट मैंने अपने स्कूल में स्टार्ट किया था बचपन से, फिर मैं रुका नहीं। अब चूंकि छोटे शहरों से होते हो आप, तो बाहर तो होता है या डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, पेरेंट्स का यही होता है कि, और फिर पढ़ने में मैं भगवान की कृपा से अच्छा था,
तो पेरेंट्स ने कहा कि आगे कुछ ऐसा करो ताकि जॉब फिक्स रहे। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया। इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के टाइम पे मुझे फिर वो मजा नहीं आ रहा था, पढ़ता तो अच्छा था, सब कुछ था, और वहां से जो कॉलेज से मुझे फीडबैक मिलता था कि प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं खुश रह पाऊंगा। तो कुछ कॉलेज फ्रेंड्स थे जो मेरे कुछ सीनियर्स थे जिनके ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुके थे, तो बोले यदि तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा कर सकते हो इस लाइन में तो आई थिंक तुम्हें नहीं रोकना चाहिए खुद को। तो फिर मैं कॉलेज टाइम से ही मॉडलिंग से कनेक्ट हो गया, छोटा मोटा मैंने काम करना शुरू किया मॉडलिंग में दिल्ली से। फिर मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग अपना छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि पेरेंट्स के भी सपने होते हैं, उसकी हमें जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हमें पेरेंट्स दुनिया में आपके लिए सबसे पहले होने चाहिए। तो फिर मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, फिर देन मैं मुंबई के लिए मूव किया। तो जब आप मुंबई गए तो मुंबई में कैसा वेलकम हुआ आपका मुंबई की तरफ से? और शुरुआती जो दौर रहता है वहाँ पर अक्सर बहुत सारी परेशानियाँ होती, कहाँ रुकना है, खाने की समस्या है, किधर जाना है, कैसे ऑडिशन दे, ये तमाम तरह की समस्या रहती है। अगर कोई मुंबई से बाहर से आता है इस फील्ड में, इंडस्ट्री में काम करने के लिए, टीवी सीरियल इंडस्ट्री में काम करने के लिए, ये शुरुआती परेशानियाँ सबको फेस करनी होती है, लेकिन आपने इस शुरुआती परेशानियों को फेस कैसे किया? मैं आपको सच बताऊंगा, मैं मुंबई जब आया था तो मुझे ये भी पता नहीं था कि मुझे किस स्टेशन पर उतरना है। अच्छा। हाँ, मेरा लोकमान्य तिलक या फिर वो कोई सा दूसरा सीएसटी स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, वो काफी बड़ा है, न्यूज में देखते थे। तब उतना इंटरनेट का ज्यादा था नहीं, तो थोड़ा बहुत यूट्यूब से मैंने सर्च किया था, लेकिन मुझे कहाँ से पास पड़ेगा एंड कहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, कहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, कुछ भी मुझे नॉलेज नहीं थे। आज के समय तो आपको सब कुछ गूगल पे मिलता है। जब मैंने अच्छा, ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि आपने एलटीटी का रिजर्वेशन करवाया और पहुंच गए आप सीएसटी गए हो वहां से ट्रेन पकड़ने के लिए? नहीं, भगवान की कृपा से ऐसा तो नहीं हुआ। क्योंकि दोनों ईस्ट और वेस्ट है, दोनों स्टेशन ईस्ट और वेस्ट है, गलती से अगर आप पहुंच जाओ तो मैं बहुत कंफ्यूज हुआ, इवन काफी टाइम तक कंफ्यूज रहा मैं। तो स्टेशन पे जो वेंडर्स वगैरह की शॉप रहते थे, मैं उनसे पूछता था, भाई मुझे वेस्ट में जाना है, मुझे कभी ईस्ट में, तो बोले जाते इस साइड चले जाओ, आप इस साइड चले जाओ। मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हुआ। एंड मैं जब मुंबई के लिए निकला तो मेरा एक फ्रेंड था जो ग्वालियर से था, उसको, वो ऑलरेडी कुछ महीने मुंबई में रह चुका था, तो उसको थोड़ा बहुत नॉलेज था। तो मैंने उसको पूछा कि भाई हम लोग जाएंगे तो हम लोग उतरेंगे कहाँ पे, और एंड रहने का हम लोग कहाँ देखेंगे? तो बोला भाई सारे जो ऑफिसेज वगैरह हैं, ऑडिशन जहाँ होते हैं, वो अंधेरी वेस्ट एरिया है, तो हम लोगों को दादर स्टेशन उतरना पड़ेगा। तो मैं दादर स्टेशन उतरा एंड हम लोगों ने एक टैक्सी ली, सरदार जी थे वो मुझे अभी भी याद है। उन्होंने बोले आपको कहाँ जाना? तो हमने कहा सरदार जी हमें कोई होटल चाहिए सस्ता सा, तो आप अंधेरी वेस्ट में दिला दो। तो बोले अंधेरी वेस्ट आपको महंगा पड़ेगा, आप अंधेरी ईस्ट में ले लो होटल। मैंने कहा ठीक है सरदार जी चलते हैं। हम जब, मैं फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा था कि मैं अलग ही दुनिया में आ गया। एक छोटा शहर जहाँ 1 से 2 माले की बिल्डिंग के अलावा लाइफ में कुछ देखा नहीं, और यहाँ पे आपकी नजर ही खत्म नहीं होती थी। ऐसा हुआ। तो वहां से स्टार्टिंग किया, फिर धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में उस टाइम एक्टिव था। तो कुछ लोगों को मैं कनेक्ट किया था फेसबुक पे, तो मैंने उन लोगों से बातचीत किया, उन लोगों की हेल्प मांगी कि भाई मैं आया हूँ, नया हूँ। तो कुछ लोग आपकी हेल्प करते हैं, हर इंडस्ट्री में होता है, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी ठगा नहीं गया हूँ, मैं बहुत ठगा गया हूँ। जैसे किस तरह से ठगेगा ये बताएं आप। मुझे याद है मैं अंधेरी ईस्ट में हमने घर लिया, क्योंकि उतना बजट नहीं था हमारा अंधेरी वेस्ट में रहने का, तो हम लोगों ने ईस्ट में घर लिया। फिर हम लोगों को वेस्ट में जाना होता था, तो ईस्ट से वेस्ट में जाने के लिए एक ब्रिज होता था, उसको क्रॉस करके वेस्ट में जाते हैं। तो मैं जब रिक्शा वाले को बोलते थे भैया हमें अंधेरी वेस्ट जाना है, या इस एरिया ओशीवारा जाना है, या इस एरिया जाना है, तो मुझे याद है फर्स्ट टाइम उसने जब मुझे अंधेरी ईस्ट से वेस्ट में ले जाने के लिए 2.5 घंटे ले लिया। अच्छा। हाँ, अरे शॉर्ट की खत्म ही नहीं हो रहा। और कितने एक्चुअल कितने समय लगता है? एक्चुअल इसमें ज्यादा से ज्यादा यदि ट्रैफिक भी है तो आपको 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अच्छा। और यदि ट्रैफिक नहीं है तो आप 15 से 20 मिनट में पहुंच जाओगे। और 2.5 घंटे उन्होंने ले लिए। 2.5 घंटे कितने का बिल बना था वो उस समय? उस समय
मेरा 350 के आसपास का उन्होंने बिल बना दिया। मैं फिर जब लौट के आया तो उस टाइम पे मुझे एक अच्छे टैक्सी वाले मिल गए, रिक्शा वाले, उन्होंने मुझे जल्दी पहुंचा दिया। तो मैं हाँ। जब पहुंचा था, मैं 2.5 घंटे में आ गया, मैं 20-25 मिनट में। तो मेरे सामने एक आंटी रहती थी, तो हाँ। मैं आया तो आंटी बोली क्या, उन्हें पता चला ये नए शिफ्ट हुए हैं, बाहर से आए हैं। मुंबई में लोग बहुत हेल्पफुल हैं, मैं जी। एक चीज कहूंगा, हाँ। काफी मदद करते हैं लोग। अच्छा, ये आपकी जो आपके साथ- आपने ईस्ट और वेस्ट का कहा, कुछ हमारे मित्र भी जो इस फील्ड में है, उनका ये कहना है कि बहुत अच्छा तरीका है कि आप रेलवे स्टेशन चले जाएं, आप हैं, और ईस्ट से हाँ, आप ब्रिज क्रॉस करके वेस्ट में चले जाएं, फिर वहां से आप ऑटो या- पकड़ ले, तो वो जो आपका जो 2.5 घंटे का समय है, या फिर जो आपने का ट्रैफिक भी अगर बच है, जाए। तो आपका बहुत ईजी है, बच जाता है, बहुत अच्छा रहता ही है। तो मुझे लगता है जो नए लोग हैं, अगर ईस्ट या वेस्ट के कंफ्यूज होकर वहां सोच के जाएंगे, तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है आप रेलवे स्टेशन जाइए सबसे बेस्ट है, और वहां रेलवे से आप स्टेशन ब्रिज जाइए। क्रॉस कीजिए और आप वेस्ट में पहुंच जाइए, वेस्ट से ईस्ट में आ जाइए, आपका पैसा भी जाइए, खर्च नहीं हाँ। होगा और पैसा आपका सेव हो जाएगा, और जो 2.5 घंटे आप घूमे पहली बार में, ऐसे आपको घूमना नहीं हाँ, पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद फिर एक्चुअली मैं जी जी भागीरथ जी, उस टाइम पे क्या था, मुझे ये भी आया था कि मेरे फ्रेंड ने बोला था कि स्टेशन से जाते हैं, लेकिन बोला तुम छोटे शहर से आए हो, अंधेरी स्टेशन में बहुत रश होता है। हाँ। तो याद रखना कि कुछ सामान ना चला जाए। पॉकेट आपका बाद में चला, आपका बटुआ जेब में ही नहीं है। अच्छा, ये आपने बहुत स्टेशन की बात होता है। बताई, जो लोकल ट्रेन है वहाँ बड़ा मुश्किल होता है उस लोकल ट्रेन में चढ़ना उतरना, तो हाँ, कैसा था पहला एक्सपीरियंस आपका लोकल ट्रेन में चढ़ने उतरने का? पहला एक्सपीरियंस मुझे, मैं अकेले नहीं गया था पहली हाँ। बार। मुझे एक फ्रेंड के बर्थडे में, एक्चुअली मैं उसके मम्मी पापा का एनिवर्सरी था और हाँ। उसके रिलेटिव का किसी का बर्थडे था, तो उसने फंक्शन थाने में रखा था, वो हाँ। थाने का था एंड वो रहता था अंधेरी में। हम्म। तो वो बोला कि आपको थाने चलना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कैब से चलूंगा। तो बोला थाने कैब से जाना बहुत लंबा टाइम लगेगा और तुम्हारा बिल भी बहुत है। तो फिर मैंने कहा मैं लोकल से नहीं जा पाता हूँ, मुझे पता नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो फर्स्ट टाइम वो मुझे हाथ पकड़ के लोकल पे चढ़ाया था एंड मैं फर्स्ट टाइम अंधेरी स्टेशन गया, तो मैं अंदर ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा यहाँ पे यार, खड़े रहोगे आप तो पता नहीं कहाँ पहुंचोगे, इतना धक्का लगेगा। तो वो मुझे हाथ पकड़ के उसने चढ़ाया था कि भाई अब तो लेकिन खुदा की कृपा से सब ठीक है। और एक चीज है मुंबई में, मैं कहता हूँ कि आप लोकल ट्रेन में भी करते हो तो बाय गॉड आपकी हेल्प बहुत करते हैं लोग। हाँ, नहीं, हेल्प भी ऐसे हो जाती है कि पीछे से भीड़ इतनी आती है कि आपको अपने आप चढ़ा दिया जाता है और आपको अपने आप उतार दिया जाता है। एक दो बार ऐसा हुआ, मैं लोकल में ट्रेवल किया, शूट से था, थका था और जगह नहीं थी, तो एक दो महिलाएं थी जो बैठी हुई थी और इवन अब मैं उनको बोल नहीं सकता आप लेडीज हो, ऑब्वियसली आप बैठो, मैं खड़ा। उन्होंने नोटिस किया कि जो भी बच्चा आया है थका हुआ है, कहीं काम से आया है, ये बहुत थका हुआ है और एकदम खड़ा भी नहीं, मतलब उन लोगों ने उठ के मुझे बिठा दिया कि बेटा आप बैठ जाओ, आई थिंक आप ठीक नहीं। तो ऐसा नहीं है, मदद भी बहुत लोग करते हैं, मुंबई बहुत है। अच्छा, जो पहला आपका ब्रेक था, वो पहला ब्रेक कैसे मिला आपको? 2.5 किलो प्रेम के लिए एक्चुअली मैं ग्वालियर के पास से कास्टिंग डायरेक्टर थे, तो उनको मैं एक ऑडिशन के लिए मिला था। तो उन्होंने मुझसे बात की, तो बोले आप हो कहाँ से? तो मैंने कहा मैं झांसी के पास मऊरानीपुर तहसील है वहां से हूँ। तो बोले कि मैं ग्वालियर से हूँ। मैंने कहा सर प्लीज कुछ काम हो तो आप मुझे बताइएगा। तो फिर वो 2.5 किलो प्रेम की कास्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा करो, अंधेरी ईस्ट में उनका स्टूडियो है बालाजी टेलीफिल्म का, बोले आप स्टूडियो आ जाओ, एक ऑडिशन दे दो। मैंने कहा सर मैं आता हूँ। तो मैं ऑडिशन देने गया, फिर मैं 4-5 दिन तक तो मैं भूल भी गया था कि मुझे लगा कि शायद अब नहीं आने वाला है, बिकॉज उन्होंने मुझे बोला था ये रनिंग शो है, बीच में एंट्री होनी है, तो मुझे नहीं लगा था। मैंने कहा रनिंग शो है तो उन्हें कास्टिंग जल्दी करनी होगी, लुक टेस्ट भी होगा। तो मैं 4-5-6 दिन में तो मैं भूल भी गया था कि मैंने ऑडिशन दिया। उनका सडनली कॉल आया, बोला तुम शॉर्ट लिस्ट हुए हो तो लुक टेस्ट के लिए आप आ जाओ। तो देन मैं लुक टेस्ट के लिए गया एंड बाय गॉड ग्रेस मुझे फिर कॉल आ गया कि आपका कल का कॉल टाइम है सुबह 8 बजे का और ये एड्रेस है। तो क्या रोल था उसमें आपका पहला टीवी सीरियल में? पहला टीवी सीरियल में जो हमारे फ्रेंड उसमें लीड थे, तो उनकी एक पार्टी ऑर्गेनाइज होनी थी, तो मैं ऑर्गेनाइजर का कर रहा था काम। तो कुछ एपिसोड थे मेरे, लेकिन फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया मैंने, तो मैं बहुत नर्वस भी था और मेरे लिए बहुत खुशी की चीज भी थी कि फर्स्ट टाइम मैं टीवी पे आ रहा हूँ। तो पहली बार जब आप कैमरे के सामने आप एक्टिंग कर रहे होंगे, डायलॉग बोल रहे होंगे, उस वक्त कैसा फील था? क्या पहली बार आप बिल्कुल बिना रीटेक के आपने बोल दिया या फिर रीटेक आपको बार बार लेना पड़ा?
ज्यादा नहीं मुझे गया, एक्चुअली मैं प्रिपेयर होके आया था। हाँ। और मुझे एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक थोड़ा बहुत कैमरे को फेस करना जी। बताया था कि आपको कैसे डायलॉग्स बोलने हैं, कैरेक्टर को कैसे हाँ। अपने अंदर लेके अच्छा, आना है, सिचुएशन इसके में। पहले मुंबई आने के बाद सबसे पहले आपने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया था, या फिर आप एक्टिंग करने के बाद आपने ऑलरेडी टीवी सीरियल में काम कर चुके तो उसके बाद आपको लगा कि मुझे और अपने आप को और मानना चाहिए, उसके बाद फिर आपने एक्टिंग नहीं स्कूल ज्वाइन किया था? मैं थोड़ा बहुत इंटरनेट पे देख के आया था हाँ। कि सबसे पहले ऑब्वियसली बात है भागीरथ जी, आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो तो उसकी प्रिपरेशन तो करते हो जी। कि डायरेक्ट एग्जाम अपेयर करने चले हाँ। जाते हो। तो हमें एक्टिंग आती नहीं है और हमें एक्टिंग की स्किल्स पता नहीं। पहली बात तो आपको एक्टिंग कोई सिखा नहीं सकता है। तो जो लोग सोचते हैं कि एक्टिंग सिखा देता है कोई नहीं सिखा सकता है। सिर्फ जो स्कूल्स होते हैं, एक्टिंग स्कूल्स होते हैं, थिएटर होते हैं, वो सिर्फ आपको स्किल्स बताते हैं कि आपको परफॉर्म कैसे करना है, आपको कैरेक्टर में कैसे जाना है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कुछ ऑडिशंस वगैरह दिए थे, तो फिर कुछ डायरेक्टर्स ने बोला कि अच्छा कर लेते हो तुम, थोड़े से तुम्हें स्किल्स की जरूरत है, बेटर है किसी एक्टिंग स्कूल को ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करूं या थिएटर ज्वाइन करूं? तो बोले थिएटर बेटर है, लेकिन यदि तुम्हें थिएटर की पता है कि थिएटर अच्छे कौन से हैं। तो उस टाइम पे मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो सब सोशल मीडिया में और सब जगह मिल जाता है, पता चल जाता है, लेकिन उस टाइम नहीं पता था। तो फिर मैंने इंटरनेट पे चेक किया एक्टिंग स्कूल, तो अनुपम खेर सर का एक्टिंग स्कूल काफी अच्छा है। तो फिर मैंने वहां गया, फिर उन्होंने एक ऑडिशन लिया उसके पहले मेरा, क्यों ऑडिशन बेस पे वो एडमिशन लेते हैं, तब फिर उन्होंने मुझे एडमिशन दिया। तो फिर वहां पे मैंने एक्टिंग सीखी थी। तो फर्स्ट टाइम जब परफॉर्म किया कैमरे के सामने नाइक्लो प्रेम में, तो थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन एक्टिंग स्कूल में जो आपने सीखा था वो काम यहाँ पर आ गया। जी। हाँ, एक अच्छा, डीडी का एक सीरियल अभी हाल ही में प्रसारित हो ही रहा है, वो कॉर्पोरेट सरपंच। इसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई है, तो क्या कुछ इसमें किरदार है आपका, जरा थोड़ा शॉर्ट में बताएं आप। ये एक्चुअली में एक स्टोरी एक टूटे हुए परिवार की है, जिसमें जो हमारी लीड एक्ट्रेस हैं वो अपनी माँ के साथ शहर चली जाती हैं। उनकी माँ उनको बचपन में ले जाती हैं परिवार के झगड़ों से परेशान होके। तो मेरा कैरेक्टर है उनके कजन भाई का। तो मैं शहर से उनको गांव वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं, उनको मना रहा हूं ताकि ये टूटा हुआ हमारा जो परिवार है वो वापस से एक हो जाए। तो काफी इमोशनल है, फैमिलियर है, इवन हर किसी को देखना चाहिए, सीरियल हर किसी को देखना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक बहुत ही आपकी इंटरेस्टिंग फिल्म है, थोड़ा सा नाम भी इसका इंटरेस्टिंग है, डोंट नो व्हाई 3। ये एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा इसके मीनिंग आप बताइएगा, और किस तरह की फिल्म है, और क्या कुछ इसमें आपका कैरेक्टर है, क्योंकि अभी आपकी अपकमिंग फिल्म है। हाँ जी, एक्चुअली में डोनो वाई शब्द डोंट नो से लिया गया है। अच्छा। हाँ, डोंट नो से उन्होंने डोंट नो वाई को कर दिया डोनो वाई। ठीक है। एक फॉरेन लैंग्वेज होती है, मुझे एक्यूरेट नहीं पता है कौन सी लैंग्वेज होती है। हम लोग क्योंकि ब्रीफ में बताया गया था जब हम लोग स्टोरी नरेशन में बैठे थे, तो हम लोगों को भी था कि ये डोनो वाई क्या है। तो फिर उन्होंने बताया कि डोंट नो वाई का डोनो वाई है। ऑलरेडी इसकी 2 मूवीज आ चुकी थी, वो हम लोगों को पता था। अच्छा। बॉलीवुड में थिएटर में लॉन्च हुई थी ऑलरेडी, उसके 2 पार्ट आ चुके थे, फर्स्ट एंड सेकंड। ये LGBTQ कम्युनिटी को लेके बनाई गई थी मूवी। तो ऑलरेडी उन्होंने अभी इंटरनेशनली कुछ फेस्टिवल्स में ऑलरेडी ऑन एयर कर दिया है, और इंडिया में वो OTT प्लेटफॉर्म पे इसको रिलीज कर रहा है जी। तो जल्द ही आपको कुछ मंथ में आपको मिल जाएगा और देखने के लिए। अच्छा, एक और आपकी बायोपिक आने वाली है जिसमें आप एक अहम किरदार में नजर आएंगे, जो कि शायद अभी इसकी शूटिंग चल ही रही है। तो मुझे लग रहा है शूटिंग चल रही, ज्यादा आप उसको बता नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप बताएं जो जितना बता सकते हैं आप। एक्चुअली में जो मैं अभी शूटिंग कर रहा हूँ जिस मूवी की, वो एक हमारे भारत की महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, और प्लस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी युद्ध के बाद उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी हमारे भारत को आज इस स्टेज पे लाने के लिए। यहाँ तक हम आज जब दुनिया में खड़े हुए हैं, 5वीं इकोनॉमिक पोजीशन पे हम, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो ये फीमेल बेस्ड है और बायोपिक है, और मुझे जहां तक है कि उन पे आई थिंक किसी ने अभी कोई मूवी बनाई नहीं है, मुझे जहां तक नॉलेज है। तो बहुत अच्छी मूवी है, कास्ट भी बहुत अच्छी है, सीनियर कास्ट है, सारे रियलिस्टिक एक्टर्स हैं, लोकेशंस बहुत अच्छे हैं, और राइटर डायरेक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं, माने हुए हैं। उन्होंने ऑलरेडी बहुत काम किया, रियलिस्टिक राइटर डायरेक्टर हैं, उनका एक प्रोजेक्ट है, तो ऑलरेडी शूट चालू है उसका जी। अच्छा अभिषेक जी, आपके पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो अक्सर ऐसा रहता है कि जो पिताजी काम कर रहे होते हैं
वो भी एक उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा भी खासकर उसी फील्ड में जाए, और ख़ासकर अगर पुलिस डिपार्टमेंट में है या आर्मी में है तो पिताजी भी चाहते हैं कि मेरा बेटा है वो भी इसी फील्ड में आगे जाए। तो कभी उन्होंने आपसे कहा नहीं कि बेटा तुम भी पुलिस डिपार्टमेंट क्यों नहीं ज्वाइन करते, उसके लिए तुम तैयारी क्यों नहीं करते हो? एक्चुअली मेरे फादर चाहते थे कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं और मैं आईपीएस बनूं। उनका ये सपना था, बोले पढ़ने में भी अच्छे हो तुम हाँ। कर भी सकते हो, तो तुम्हें आईपीएस करना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं था, मैंने कहा मुझे नहीं करना, मुझे वो जब जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मेरा जब 12th कंप्लीट किया तो फिर बोले आगे क्या करना, मैंने कहा था मैं इंजीनियरिंग करूंगा। तो वो बोले ठीक है, मैं खुश नहीं थे, वो चाहते थे ग्रेजुएशन करे और साथ में तैयारी करे। तो बोल रहे थे बीएससी में एडमिशन ले लो आप यहीं झांसी में और साथ में यूपीएससी का प्रिपरेशन करो। और अब जब तो जब वो अब आपको टीवी सीरियल्स में देखते हैं तो अब उनका रिएक्शन क्या रहता है? अब क्या खुश हैं आपके इस काम से? हाँ, अब खुश हैं। जब छोटे शहरों में क्या होता ना, हमारे देखने से कुछ नहीं होता, जब पड़ोसी आके बोलते हैं तब माना जाता। क्या आपके बेटे को देखा हमने? हाँ, एक्टिंग तो करते अभी हाँ, उनको लोग आके बोलते हैं हमने आपके बेटे का सीरियल देखा, कल का बहुत अच्छा एपिसोड था, कल बहुत अच्छा उसने डायलॉग बोला, कल बहुत अच्छा सीन था, तो उन्हें खुशी मिलती है। तो कभी आप खुश होते हैं? कभी फोन में उन्होंने बोला कि बेटा अच्छा काम कर रहे हो और यही करते रहो, बहुत अच्छा लगता है तुमको देखते हुए एक्टिंग, कभी बोला उन्होंने आपसे? अभी जब मेरा रिसेंटली डीडी नेशनल वाला सीरियल प्रसारित हुआ और उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत अच्छी स्टोरी लगी। तब उन्होंने इतने टाइम बाद मुझे बोला कि अच्छा कर रहे हो, इसमें और अच्छा करो और आगे जाओ। बिल्कुल, ये अब अच्छा कर रहे हो तुम, तो अब उनको खुशी होती है। हाँ। अच्छा, आपके कोई भी ऐसे संवाद जो आपने फिल्मों में या टीवी सीरियल में किए हो, अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। ऐसा अभी एक 2.5 किलो प्रेम उसका कॉर्पोरेट सरपंच का सीन था मेरा। सीरियसली था, उसमें मेरी सिस्टर सुसाइड करने की कोशिश करती है और जो यूथ में इश्यूज बहुत देखा जाता है, ठीक है, बहुत आज के समय यूथ मोस्टली डिप्रेशन और ये सब में बहुत हो रहा है प्रॉब्लम। तो उसमें मेरा एक बहुत अच्छा डायलॉग था और जो लोगों को, दर्शकों को भी काफी पसंद आया। मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफी मैसेजेस आए, फेसबुक पे भी आए कि ये डायलॉग आपका बहुत अच्छा लगा। तो वो ये था कि एक बात हमेशा याद रखना, मौत के पास जाओगी ना तो मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिंदगी के पास जाओगी ना तो कुछ तो पाओगी। तो वो उसके अभी कुछ रील्स वगैरह भी वायरल होना इंस्टाग्राम पे शुरू हुए हैं। नहीं, संवाद इसके बहुत अच्छे हैं, वाकई बिल्कुल संवाद बहुत अच्छा है कि आप जिसके पास जाओगे डेफिनेटली वही मिलेगा। आइसक्रिम वाले के पास जाओगे वो आपको आइसक्रीम देगा, आप मौत के पास जाओगे आपको मौत देगी, जिंदगी के पास जाओगे आपको जिंदगी मिलेगी। अच्छा, अक्सर अभी मुंबई की बात करते हैं और फिल्मों की बात करते हैं। अभी एक ट्रेंड चल रहा है बड़ा, कि अक्सर मैंने भी सुना है कि आप जब ऑडिशन देने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछते हैं कि सोशल मीडिया में आपके कितने फॉलोअर्स हैं, और कभी कभी मैंने ये भी सुना है कि आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर या सोशल मीडिया के फॉलोअर के आधार पर आपको काम दिया जाता है। इसको लेकर कितनी सत्यता है, अभी जरा बताएं आप। क्या आपने भी कभी फेस किया कि कास्टिंग डायरेक्टर ने पूछा आपसे कि आपके इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया में कितने फॉलोअर हैं? भागीरथ जी, मैं आपको फ्रैंकली बोलना चाहूंगा, मैंने सुना है मुझे कुछ फ्रेंड्स जो मेरे एक्टर हैं उन्होंने ये बोला है मुझे कि मुझे इस कास्टिंग डायरेक्टर ने ये बोला कि आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, आपका रीच क्या है इंस्टाग्राम का। ये सब मुझे कभी नहीं किसी ने पूछा, फ्रेंड कभी नहीं हुआ। आई थिंक 10 मिनट के उससे आप एक कैरेक्टर, बिल्कुल वही मैंने कहा कि ये चीजें मैंने सुनी तो थोड़ा आपसे क्लियर कर लेता हूं। लेकिन अभिषेक जी, समय कम है नहीं तो आपसे और चर्चा करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए और आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भागीरथ जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता अभिषेक मिश्रा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।